स्वागत है आपका फिर से टीनो स्वदेश पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आप देख रहे हैं हमारा ये खास सेगमेंट मार्केट के महारथी। और आज शाम को आएंगे टीसीएस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद, और हमने देखा है कि आईटी शेयरों में अच्छी खासी रफ्तार बनी है। लेकिन बाजार की बात करें तो आज ये निश्चित तौर पर दिशा की तलाश करता हुआ दिखेगा और हो सकता है कि दिन भर आपको इसी रेंज में कारोबार होता हुआ दिखे। 25,000 के लेवल को हालांकि निफ्टी होल्ड कर रहा है। निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि 55,900 के आसपास, 56,000 के आसपास ही कारोबार होता हुआ दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो थोड़ा सा टिल्टेड है मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में। लेकिन क्या ये अर्निंग जो सीजन है, क्या ये बाजार को सपोर्ट कर पाएगी? सिल्वर लाइनिंग क्या होगी? कौन से सेक्टर रोटेशन में आपके लिए मौके बनेंगे? और दूसरी चीज ये है कि एफआईज में ने 2 दिन छोटी छोटी बाइंग तो की है, लेकिन क्या ये सस्टेन्ड टिक पाएगा? ये जो ट्रेंड है क्या सस्टेन होगा? ये इस पर हमारी निश्चित तौर पर नजर रहने वाली है। तो आपके लिए जरा प्लानिंग करते हैं, जरा मार्केट के महारथी से समझते हैं कि बाजार की दशा और दिशा यहां से क्या होने वाली है। और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं आल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी राजेश कोठारी। कोठारी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। काफी दिनों के बाद सर आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन अच्छा है, टाइमली है, देर आए दुरुस्त है सर। अर्निंग सीजन से ठीक पहले आपसे बातचीत हो रही है। राजेश जी, कहा यह जा रहा है, तमाम वॉइसेस ये हैं कि Q2 के अर्निंग से ज्यादा उम्मीद करके चलनी नहीं चाहिए। आप जरा ये बताइए कि क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि चौतरफा नतीजे कमजोर आ जाएं या फिर ढीले आ जाएं। कोई तो ऐसा खेमा होगा जहां पर आप सरप्राइजेस की उम्मीद कर रहे होंगे। आप सर जरा साझा करेंगे हमारे दर्शकों से सर, कहां आपको उम्मीदें ज्यादा हैं? नमस्कार अभिषेक जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट की दशा और दिशा दोनों अभी सुधरने वाली है। उसका कारण ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक परिबल जितने भी है, जो भी फैक्टर्स हैं, वो सब अभी हमारे फेवर में है। इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहा है। एक बहुत बड़ा, अगर आप देखोगे, यूएस से ऑयल फोरकास्ट जो आई हुई है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो भी रिड्यूस दिखा रही है। उसका मतलब ये है कि आगे जाके इन्फ्लेशन और कम हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स कट की गिफ्ट बजट में दी हुई थी और वापस उन्होंने जीएसटी कट की भी गिफ्ट दी हुई है। तो ये मैक्रो परिबल जितने भी है वो हमारे फेवर में है। रही बात अर्निंग्स ग्रोथ की, जो पिछले साल थोड़ी वीक थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर से ही इंप्रूवमेंट आना धीरे से स्टार्ट हो गया है। जैसे अगर आप देखोगे, बीएसई 500 का अर्निंग्स ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में ही करीब 9% आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अगले सेकंड क्वार्टर भी काफी बेटर रहेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ बहुत ही कम था। तो ऐसा नहीं कि ये सेकंड क्वार्टर वॉश आउट होने वाला है। सेकंड क्वार्टर इज आल्सो गोइंग टू बी रीजनेबली ओके नंबर, लेकिन थर्ड क्वार्टर से बेसिकली आपको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जीएसटी रिलेटेड वगैरह सब जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा कहीं ना कहीं सेकंड क्वार्टर को इंपैक्ट कर रहा है। थर्ड क्वार्टर से आपको प्रॉपरली बेटर नंबर देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप आगे जाएंगे, वापिस 9, 10, 11% की निफ्टी के जो अर्निंग्स ग्रोथ जो पिछले 10 साल थी, वो वापिस आपको थर्ड क्वार्टर से देखना चालू होगी। और ये करीब नेक्स्ट 5-6 क्वार्टर 10 से 12% अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी की लगातार रहे। जी सर, गुड मॉर्निंग। तृप्ति उपाध्याय द साइड। सर, मेरा सवाल आईपीओ को लेकर है। आईपीओ बाजार का जो मौजूदा हाइप है, क्या इससे सेकेंडरी मार्केट में कमजोरी आ रही है? हालांकि बीते कुछ दिनों में जो आईपीओज आए हैं उनका कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा, रिटेल निवेशकों को नुकसान भी झेलना पड़ा। तो क्या आगे रिटेल निवेशकों के लिए, क्या इसमें सेबी को अब इंटरवीन करने की जरूरत है जिस हिसाब से आईपीओ मार्केट चल रहा है? तृप्ति जी, ऐसा है कि IPO market, see, finally demand and supply decides the valuations. तो आईपीओ बाजार में जो आ रहे हैं वो ठीक है, वो तो इंडियन इकोनॉमी बड़ी हो रही है, बहुत सारी कंपनीज या तो ओएफएस कर रही है या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, सो इज ए हेल्दी एनवायरनमेंट है। लेकिन हाँ, उससे कभी कभी अगर बहुत बड़े आईपीओ आते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए एक कैप बन जाता है, क्योंकि सप्लाई इतनी बड़ी हो जाती है तो कहीं ना कहीं बाजार के जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी है उस पर प्रेशर आ जाता है। लेकिन उसमें कुछ उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि फाइनली इट्स अ वैल्यूएशन व्हिच डिसाइड्स। और जैसे आपने कहा, एक हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है लास्ट करीब 2-3 सालों में, जब भी हम कोई बड़ी फैमिली ऑफिस को मिलते हैं, एचएनआई को मिलते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि आईपीओ में हम पैसा डाल देंगे, अगर हमें एंकर इन्वेस्टर की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है
हमारा 20, 25, 30, 40% शॉर्ट टर्म में बन जाए। तो ये बेसिकली गलत है, ये उम्मीद करनी गलत है। तो जैसे ही आपने कहा कि रिसेंटली को बहुत सारे आईपीओ में इन्वेस्टर से नुकसान भी झेले हैं, तो इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि तो ही वो डिसिप्लिन जो है, वैल्यूएशन डिसिप्लिन है कि फोमो नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। हमें हमारी वैल्यूएशन डिसिप्लिन पकड़ के रखनी रहेगी, एंड तो ही हम आगे जाके वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। रहा सवाल, आपने कहा कि क्या इसमें रेगुलेटर का इंटरवेंशन कुछ जरूरी है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि रेगुलेटर कैनॉट प्ले ए रोल कि क्या वैल्यूएशन में कहाँ आना है। दैट इज अ फिड्यूशियरी ड्यूटी ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फर्म्स लाइक अस, एंड फाइनली इन्वेस्टर हैज टू डिसाइड कि उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है। तो जैसे ही वैल्यूएशन थोड़े नीचे आ जाएंगे, रीजनेबल हो जाएंगे, तो अपसाइड अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो ये हेल्दी मार्केट है, थोड़ी कैप हो जाती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस ये नजर रखना है कि वैल्यूएशंस शुड बी कंफर्टेबल। कोई भी भाव में किसी को कुछ आईपीओ है इसके लिए लेना जरूरी नहीं है। आपने देखा ये बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनीज जब लिस्टिंग की तरफ जा रही है, तो कितने सारी अच्छी अच्छी कंपनीज के प्राइस जो है अनलिस्टेड और लिस्टेड के में 30, 40, 50% डाउन हो चुके हैं। तो वन हैज टू बी रियली वेरी वेरी केयरफुल, वन हैज टू बी प्रूडेंट बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनीज। ठीक है राजेश सर, एक और चीज़ चर्चा आजकल ज़्यादा चल रही है, क्योंकि हम शिफ्ट भी देख रहे हैं इन्वेस्टिंग के पैटर्न में, और सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है। तो चर्चा ये है कि ओल्ड इकोनॉमी वर्सेस न्यू इकोनॉमी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो कई ऐसे नई थीम्स आए हैं। सोलर आ गया, सेमीकंडक्टर आ गया, उसके पहले हमने रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हुए देखा था। फिनटेक वाली कंपनीज होंगी, प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज होंगी, तमाम चीज़ें हैं। आप ज़रा बताएं सर कि क्या वेटेज शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स पर ज़्यादा बुलिश होना चाहिए, और कहां पर वेटेज आप रिड्यूस करने की सलाह देंगे? क्या आईटी, फार्मा, ऑयल एंड गैस ये सेगमेंट है जहां थोड़ा सा अपना वेटेज रिड्यूस करें और इन स्टॉक्स पर बढ़ाएं जो आगे ग्रोथ के ड्राइवर हो सकते हैं? डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो न्यू इकोनॉमी आप बोलो या सनराइज सेक्टर्स बोलो, तो रिन्यूएबल एनर्जी एक चीज है, सेमीकंडक्टर सेकंड है, ईएमएस प्लेयर्स है व्हिच इज अ थर्ड कैटेगरी, द न्यू कंज्यूमर कंपनीज व्हिच आर फेसिंग द कंज्यूमर इन न्यू कैटेगरीज, जो पहले कैटेगरीज उतनी बड़ी थी ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो साबुन, टूथपेस्ट, वॉशिंग मशीन, वो तो काफी सबको पता है, लेकिन कैमरास, सिक्योरिटी कैमरास, वो पहले इतनी बड़ी कैटेगरी नहीं थी पिछले 10 साल पहले, लेकिन आज बहुत बड़ी कैटेगरी बन रही है। तो ये सब नई इमर्जिंग थीम्स है, एंड डेफिनेटली ये थीम्स के अंदर थोड़ी वेल्थ क्रिएशन का स्कोप ज्यादा इसके लिए है क्योंकि उनकी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सेक्टर्स। लाइक टूथपेस्ट का ग्रोथ 5% के ऊपर नहीं आ सकता है, लेकिन कैमरा का ग्रोथ शायद 18, 20, 25, 30% भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऑफिस में, बहुत सारी फैक्ट्रीज में, बहुत सारे रेसिडेंस में आज भी शायद कैमरास नहीं है। तो सिक्योरिटी की जरूरत, न्यूक्लियर फैमिली अगर कोई है तो सिक्योरिटी कैमरा की आवश्यकता हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरी हो जाती है, चाहे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पकड़ो, या चाहे आप कंज्यूमर सेक्टर पकड़ो, या चाहे आप न्यू फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज कीजिए। कंज्यूमर बिहेवियर इज चेंजिंग। आई ऑलवेज से कि वी हैव टू मेक श्योर दैट जो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रही है उसी तरह का हमारा पोर्टफोलियो भी हमें वो दिशा में चेंज करना जरूरी हो जाता है। और ये बेसिकली सब कुछ हमारे आजू बाजू में हमें दिखाई देता है। हमें बेटर ऑब्जर्वर बनना है। जैसे 25 साल पहले किसी ने कोलगेट ले लिया था क्योंकि एवरीडे टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज कर रहे थे और वो मल्टीबैगर बन गया। सिमिलरली आज की तारीख में हम लोग नया क्या कर रहे हैं जो एवरीडे बढ़ रहा है, और वहां पे हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और वो बेसिकली न्यू थीम या इमर्जिंग थीम आपको कह सकते हैं जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज गोइंग टू बी मच हायर। सो डेफिनेटली एज ए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन we need to keep in mind the disruptors and the new emerging themes. ठीक है राजेश सर, एक और चीज़ है कि अब हम साल भर से देख रहे हैं कि बाजार एक रेंज में टक के रह गया है। जो हाइज थे निफ्टी ने अभी उनको टेस्ट नहीं किया, 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया, और कहा ये भी जा रहा है कि वैल्यूएशंस हमारे थोड़ी सी ज़्यादा हैं। हालांकि हमारे वैल्यूएशन हिस्टोरिकली भी वैसे थोड़े ज़्यादा तो रहे हैं, ये बाकी इमर्जिंग मार्केट से देखेंगे तो, और वो ग्रोथ को देख के रहे हैं, अब वो अर्निंग आ नहीं रही है। आपको क्या लगता है कि ये वैल्यूएशंस थोड़े से नीचे हों
तो एफआईज लौटेंगे या ग्रोथ पहले आएगी और वो चीज ट्रिगर करेगी एफआईज की वापसी के लिए? देखो, क्या एफआईस वापस आएंगे, क्या डोमेस्टिक वापस कंटिन्यू रहेगा, या कौन बेचेगा कौन लेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हमारी अर्निंग्स ग्रोथ रिवाइव होएगी कि नहीं। अगर अर्निंग्स ग्रोथ रिवाइव होती है तो चाहे एफआई ले, चाहे डोमेस्टिक ले, चाहे रिटेल ले, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट, बिकॉज फाइनली वी आर नॉट लुकिंग इनटू कि हु इज बाइंग। करेक्ट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज क्या हम अर्निंग्स ग्रोथ की तरफ वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, पिछले साल निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ 4% था। अगर पिछले 12 साल देखोगे तो 12% था, लेकिन लास्ट ईयर सिर्फ 4% था। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हुए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, पीएलआई इंसेंटिव स्कीम्स देखोगे, जीएसटी कट देखोगे, इनकम टैक्स कट देखोगे, तो बहुत सारे स्टेप्स ले गए हुए हैं। सामने ऑफ कोर्स थोड़े नेगेटिव्स भी है, क्योंकि टैरिफ का बहुत बड़ा फैक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर में उसका नेगेटिव इंपैक्ट है, सो एम्प्लॉयमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट है। आईटी पे थोड़े रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, फार्मा पे कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शन हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सेट ऑफ काइंड ऑफ इफेक्ट हो रही है। लेकिन ये सब होने के बावजूद, बिकॉज ऑफ द मैक्रो फैक्टर्स एंड बिकॉज ऑफ द right steps taken by government at right time, correct, this will lead to nifty earnings growth to coming back to 11-12% starting from third quarter itself. I am not saying 3 साल के बाद, मैं कह रहा हूं थर्ड क्वार्टर से ही आपको वापिस निफ्टी का 10-11-12% अर्निंग्स और ट्रेजेक्टरी जो पहले थी वो वापिस आपको दिखाई देना चालू होगी। एंड लेट मी टेल यू कि निफ्टी का जब भी 10-11% अर्निंग्स ग्रोथ होता है तो बहुत सारी कंपनी, अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में भी अगर देखेंगे तो करीब 240 कंपनीज, 238 कंपनीज टू बी प्रिसाइज, जिसने 15% के ऊपर ईबिटा ग्रोथ डिलीवर किया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ये अगला 2 साल थोड़ा बॉटम अप रहेगा। अल्फा फंड मैनेजर्स का ईयर्स रहेगा। स्टॉक सिलेक्शन विल बी इंपॉर्टेंट, एजिलिटी विल बी इंपॉर्टेंट, एग्जिट स्ट्रेटेजी विल बी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक 50% 2 महीने में चल जाते हैं, तो then we have to exit. We can't help it because earnings growth is going to be 20% compounding. It is not going to be 60% compounding. सो राइट टाइम पे लेना जरूरी है, सही चीज लेनी जरूरी है, उसका वैल्यूएशन और बिजनेस साइकिल मॉनिटर करना जरूरी है, और उसको फाइनली एग्जिट करना जरूरी है। तो ये पूरी की पूरी जो चेन है वो जो कंप्लीट अच्छी तरह से करेंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एक अच्छा अल्फा लॉन्ग टर्म में हम दे पाएंगे। ठीक है, तो सुस्त बाजार में अगर जोश चाहिए तो अर्निंग ग्रोथ उसके लिए जरूरी है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे तमाम सवालों पर बहुत विस्तार से, बहुत बारीकी से अपने विचार हमारे सामने रखने के लिए। फिलहाल इस शो को ही समेटेंगे, हमें आप दीजिए इजाजत। छोटे से ब्रेक के बाद एफनो जंक्शन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।